सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरफेरेंस। देखो, इंटरफेरेंस एक घटना है, फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड। ये एक फेनोमेना है जिसमें दो वेव्स एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, जिसके कारण या तो कम आयाम की या फिर अधिक आयाम की परिणामी तरंग हमें मिलती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। सो व्हेन द लाइट मीट इन द सेम फेज देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। जब लाइट की फेज सेम हो या कांस्टेंट हो तब हमें पता है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। एंड देन दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब हम इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब तरंगें समान कला में मिलती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तब व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। When the waves meet in the opposite phases, then the intensity of the light is lowest and this type of phenomena is called a destructive interference. ओके, जब विपरीत कलाओं में मिलती है तो प्रकाश की तीव्रता कम होती है और इस प्रकार की घटना को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये सारा का सारा केसेस हम पिछले 2-3 एक्सपेरिमेंट मैंने कराए थे, जिसमें हमने अलग-अलग फेज डिफरेंस लिया था, अलग-अलग पाथ डिफरेंस लिया था, वो मैंने आपको समझा दिया था। बेसिक जो है वो सारा समझा दिया। अब बात आती है कि सर आपने ना दोनों केसेस में एक चीज़ की थी कि एक तो एम्पलीट्यूड सेम रखा था। पहली चीज़ जो मैंने सेम रखी थी, एम्पलीट्यूड सेम रखा था। सेकंड थिंग जो मैंने थी वो सारे के सारे मैंने कॉस के ग्राफ से समझाए थे, जबकि एग्जाम में साइन के ग्राफ से भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए y1 इज इक्वल a1 sin ओमेगा टी और y2 इज a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि इसमें क्या है कि एक का y1 वाले का तो एम्पलीट्यूड a1 है, ठीक है, और जो y2 वाले है उसका एम्पलीट्यूड a2 है, प्लस जो इसमें है एक फाई जितना कांस्टेंट फेज एंगल भी है, फेज डिफरेंस भी है फाई का फेज डिफरेंस भी है, मतलब दोनों रेज अलग-अलग हैं। समझ गए? दोनों रेज में एक में फेज डिफरेंस है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेव का? दैट y इज इक्वल y1 प्लस y2, दैट विल बी a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। सो a1 sin ओमेगा टी तो एज इट इज, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5 को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं sin a प्लस b। और sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये हो गया a2 sin ओमेगा टी इंटू cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी इंटू sin 5। ये हो गया। ये किससे खुला है? sin a प्लस b वाला ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला है उससे। अब ये हो गया। अब यहाँ से हमें पता लगता है, देखो अगर हम देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करें तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से हम sin ओमेगा वाले कॉमन ले सकते हैं। तो हमने y इक्वल लिख दिया a1 प्लस a2 cos 5 इंटू sin ओमेगा टी, यानी पहली वाली और दोनों टर्म्स ये, इसमें से a1 sin ओमेगा टी और प्लस है a2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस 5। जब मैंने इनमें से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से तो बचेगा सिर्फ a1 पहले वाली में से, दूसरे वाले में से क्या बचेगा? a2 cos 5। तो ये दोनों कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये बचा, और बाद वाली जो टर्म्स है a2 sin 5 cos ओमेगा टी वाई जेड। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या माना कि a1 प्लस a2 cos 5 को हमने मान लिया a cos थीटा, a cos थीटा मान लिया, और a2 sin 5 को हमने क्या मान लिया? a sin थीटा, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे y बराबर क्या आ गया? a cos थीटा sin ओमेगा टी। भाई ये पूरा का पूरा क्या हो गया? a cos थीटा, तो a cos थीटा sin ओमेगा टी, और ये हो गया a sin थीटा cos ओमेगा टी। तो यहाँ से किसके इक्वल हो गया? y इज इक्वल a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। सो a इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो भी हमारी वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, एंड द थीटा इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। और थीटा क्या आया हमारा? रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि जो फाइनली उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो हमें फेज डिफरेंस मिलेगा वो कितना रहेगा। समझ में आई? अब आप कहोगे सर सेम क्यों नहीं रहने का? सेम रहने की कंडीशन इसमें फ्रेंड्स इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें ये नहीं पता लगा एक तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, ठीक है। दूसरी बात है हमने इसमें अब तक पाथ डिफरेंस नहीं लिया। अगर पाथ डिफरेंस पता होता तो हम फेज डिफरेंस सेम हो जाता, लेकिन पाथ डिफरेंस नहीं पता तो फेज डिफरेंस के बेस पे हमने थीटा आएगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? थीटा। तो यहाँ से जब सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है, वेव दे देंगे इस तरह से, और इसमें क्या पूछता है? एम्पलीट्यूड पूछता है रिजल्टेंट वेव का। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। ओके, ये देखो इस वाली वेव का, ठीक है ना? समझ गए? इस वाली वेव से अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। फाई क्या है? फेज एंगल या फेज डिफरेंस। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan थीटा बराबर होता है b sin फाई अपॉन a प्लस बी cos फाई। ये हमारा क्या है? ये जो हमारा फेज डिफरेंस है उसका फेज एंगल अगर हमें निकालना हो तो ये होता है। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, एम्पलीट्यूड वाले की फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो
इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की वेव्स दी गई हैं और उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब देखो, as the intensity is directly proportional to the square of the amplitude of wave, we know that I is directly proportional to a square. For the first wave, I1 will be k into a1 square. भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट रख लिया है के, तो आई1 बराबर क्या हो जाएगा ए1 का स्क्वायर और आई2 बराबर क्या हो जाएगा के इंटू ए2 स्क्वायर। तो आई आर दैट इज रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी के इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं। भाई ए बराबर क्या था अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 ए2 कॉस ऑफ 5। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या लग गया अंडर रूट हट गया, तो ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 कॉस 5, A1 A2 cos ऑफ 5 ये आ गया। तो यहाँ से रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी आएगी, देखो A1 स्क्वायर को मैं I1 लिख सकता हूँ, A2 स्क्वायर को I2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गई I1 I2 प्लस 2 इंटू I1 I2 cos ऑफ 5। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ जाएगी। तो अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है किसी भी वेव के लिए। अगर आपको निकालने के लिए पड़ जाए तो फॉर्मूला आपको याद करना है, एम्पलीट्यूड भी और इंटेंसिटी भी, दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है वेव देख करके। तो वेव में आपको पता लग गया जो भी हमारी स्टार्टिंग की चीज़ है वही हमारा एम्पलीट्यूड है। साइन वगैरह से पहले जो कुछ लिखा हो सारा एम्पलीट्यूड है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ये हमारा था। अब फ्रेंड्स ये केस वैसे हम कर चुके हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सॉरी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के लिए हमें पता है आई शुड बी मैक्सिमम फॉर द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो cos फाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। भाई पीछे वाले फॉर्मूले से ये कह रहे हैं अगर आपको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप चाहिए तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप पे क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो cos फाई शुड बी मैक्सिमम दैट मींस बी +1। अब +1 अगर ये आ जाता है तो फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 2 पाई 4 पाई, क्योंकि इन्हीं के लिए जो इसकी वैल्यू आती है वो +1 आती है। cos फाई की वैल्यू कितनी आती है, +1 आती है इन्हीं एंगल पर। 0 2 पाई 4 पाई इस तरह के एंगल पर क्या आती है, +1। तो फाई बराबर क्या हो गया 2 इंटू एन पाई, दैट इज एन इज इक्वल क्या है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला आता है फेज डिफरेंस का। अब डेल्टा एक्स बी द पाथ डिफरेंस, अगर हम ये मान के चले जो डेल्टा एक्स है वो पाथ डिफरेंस है, तब हम इसे डेल्टा एक्स बराबर कह सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, ये हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या लिख दूंगा 5 की जगह 2 एन पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स बराबर क्या रह गया एन लैम्डा। और यही हमें किस में मिला था, जो हमने सबसे पहला केस बनाया था ना दोनों बराबर वाला, उसमें हमें ये मिला था कि पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना है एन लैम्डा। ओके, तो मुझे जुकाम हो। नजला आई मैक्स इज इक्वल आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए1 प्लस ए2 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला इसका आ जाता है। खैर समझ में आया। अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के लिए बात समझते हैं। आई शुड बी मैक्सिमम, आई शुड बी मिनिमम फॉर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप cos फाई शुड बी मिनिमम दैट इज -1, और -1 कब हो सकता है पाई पर, 3 पाई 5 पाई पर। तो फाई विल बी 2n-1 पाई, तो फाई हम ले सकते हैं 2n-1 पाई, जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3, लेकिन 0 नहीं है। ओके, n बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 ये हो सकता है। एंड द पाथ डिफरेंस विल बी डेल्टा एक्स इज इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, और 5 की जगह क्या रखेंगे 2-1 2n-1 इंटू पाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 और n-1/2 लैम्डा, ये हमारा आ जाता है पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दोनों चीज आती है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आप इनको अलग से निकाल लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये कंफर्म किया कि जो लाइट है उसका 100% जो नेचर होता है वो वेव होता है। मतलब 100% तो नहीं बताया कि जो नेचर होता है वो वेव होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि इन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया कि 2 स्लिट बनाई, एक ये और एक ये। अब इसके अंदर से जब लाइट गई मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक सिंगल कलर की, मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब इसमें से पास किया तो क्या हुआ, सामने के सामने ना यहाँ पर मैं इसका पैटर्न बनाता हूँ, ये ब्राइट और डार्क ब्रांड की एक पैटर्न हमें मिली। ओके, तो
Sir Thomas Young demonstrated the interference of light experimentally in 1801 by the means of double slit. सर थॉमस यंग ने 1801 में एक डबल स्लिट के माध्यम से प्रकाश के व्यतिकरण का प्रदर्शन किया। सपोज S1 एंड S2 आर टू स्लिट। यहाँ पे इन्होंने कहा कि S1 और S2 दो स्लिट मान लो, ओके, जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। दे आर इल्यूमिनेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अब इन्होंने क्या कहा कि इसके ऊपर कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आके गिर रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। Mn इज अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द वॉल। और Mn जो है, ये M और N, ये जो हमारा स्लिट है उससे D डिस्टेंस की दूरी पर है। सो यंग्स फाउंड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑन द स्क्रीन। इन्होंने देखा कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली, वो स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड बनाती है और इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इनका बेसिक सेटअप था जो हमें समझना है। यहाँ से तो शायद कुछ पूछने के लिए नहीं है, आगे है। अब इसको पूरा एक्सपेरिमेंटली समझो। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँगा। 1 मिनट में आ लो पानी पी के, ठीक है फ्रेंड्स? यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम वो करते हैं, क्या-क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो सब पढ़ेंगे। क्योंकि पहले तो है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस की घटना को बता रहा है, एक बात। दूसरी बात है, उसके बाद आता है डिफ्रैक्शन वाला केस, यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो डिफ्रैक्शन के फेनोमेना को बताता है। यहाँ से क्या-क्या चीज़ें निकलती हैं, उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ और वो क्या-क्या हमें बता रहा है, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात होती है स्लिट। देखो, कोई भी एक पेज है, मतलब कोई पार्टीशन है स्क्रीन से पहले और उसके बीच में बहुत ही बारीक कट लगे हुए हैं, बहुत ही बारीक, जिसमें से लाइट पार कर सके, ठीक है? इनको हम बोलते हैं स्लिट। अब यहाँ पे 2 हैं, तो ये S1 मान लिया और ये नीचे वाली S2 मान ली, ओके? ठीक है। इसके सामने यहाँ पर दूरी पर एक स्क्रीन लगी हुई है, ओके? इन स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, वो D है। एक बात क्लियर हुई? ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस D है। अब इसके ऊपर ना कोई एक लाइट मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? सिंगल कलर की, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ओके? यानी कि सिंगल कलर, किसी एक कलर की, रेड, ग्रीन हो तो केवल एक ही कलर हो, कोई सा भी हो सकता है। ओके, ये गई। अब इसमें से क्या होगा, जैसे ही लाइट इसमें से भी ऐसे वेव्स बनेंगी, ये आपने देखी भी होगी बनी हुई कई बार, और इसमें से भी बनेगी और ये जैसे बनेंगी आगे बढ़ेंगी। तो हम क्या देखते हैं कि बीच में जो ये क्रॉसिंग हो रही है, इसके कारण, ठीक है, जो हमारा बनेगा, एक तो आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट और उसके बाद एक आएगा लो इंटेंसिटी का पॉइंट जो इसके बीच में से आएगा। समझ गए? देखो यहाँ देखो पिक्चर वाले एक्सपेरिमेंट में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला है, ये तो आएगा डार्क, ठीक है? अब इसके बाद जो ये आएगा, ये भी डार्क। अब इसके बीच में जो ये जगह बची, यहाँ क्या आएगा? ब्राइट। ब्राइट मतलब डार्क बैंड, सॉरी, ब्राइट तो दोनों जगह आएँगे, उसके बीच में आएगा, क्या आएगा उसके बीच में? डार्क बैंड। समझ गए? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? तो ख़ैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं रफ कर देता हूँ, ये तो वेव सिस्टम है, जैसे भी जा रहा है जा रहा है। हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं। हमें ये पढ़ना है कि मान लो एक स्लिट है, ये है। अब यहाँ से जो लाइट बीच में जा रही है, बिल्कुल बीच में। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम है या मैक्सिमम है? आप ये बताओ। बोलो। देखो, अगर मैं इन स्लिट से बीच वाले पे ले जाऊँ, तो मुझे पता है इसमें पाथ डिफरेंस 0 है और जब पाथ डिफरेंस 0 है, तो फेज़ डिफरेंस भी नहीं होगा। दैट इज़ दोनों के दोनों जाके जो यहाँ पे करेगी, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगी और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होता है? इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम इंटेंसिटी के कारण यहाँ पे कैसा बैंड बनेगा? ब्राइट बैंड बनेगा यानी चमकदार। समझ गए? हाँ या ना? क्लियर हुई बात? भाई पाथ डिफरेंस कुछ है नहीं, दोनों जगह से डिस्टेंस बराबर है, तो हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो यही तो केस पढ़ा था, जब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। यही चीज़ इसलिए तो समझाई थी कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए।
ओके, अब देखो ये बीच वाला केस तो करो खत्म, इसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे केस पे। दूसरी केस है कि ये तो बीच में बन गई कि सर ऊपर नीचे बताओ कहीं पे और। तो ध्यान दो, अगर मान लो S1 से एक डिस्टेंस है, S2 से भी ये डिस्टेंस है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, और मुझे इस P पॉइंट पर चेक करना है कि इंटेंसिटी कैसी है। इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है, इंटेंसिटी कितनी है, डार्क बैंड बन रहा है या ब्राइट बैंड बन रहा है, ये सब हमें चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर समझ में आया इतना? हाँ या ना? अब थोड़ी-सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगेगी और ये ईज़िली हो जाएगा। अब समझो ध्यान से। फिलहाल हम पाथ डिफरेंस को अभी साइड रखते हैं। हम सारी चीज़ को साइड रखते हैं। हम एक बेसिक चीज़ समझते हैं यहाँ से। हमें पता है स्लिट के बीच में और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। कितनी ली है? कैपिटल डी। 2 स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो स्मॉल डी है। ओके। यहाँ से मैं चाहूँ तो एक बिल्कुल ऐसे लाइन खींच सकता हूँ बीच में। यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच सकता हूँ और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच सकता हूँ। तो क्या आप लोगों को ट्रायंगल दिखाई दिए? एक पॉइंट ये मान लो O है, ये P था, ये मान लो A है और ये मान लो B है। क्या आपको 2 ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं? एक तो ऊपर वाला S1 P A के और दूसरा है P S2 B पे। 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो P की डिस्टेंस है, वो सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस है और इस x डिस्टेंस पर मुझे बताना है कि P पर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है। समझा तो वैसे मैं आपको चुका हूँ ये कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। हम करके देखेंगे, हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ठीक है? अब देखो, मैं एक चीज़ और इसमें दिखा सकता हूँ आपको। ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है वो d/2 है और ये वाली डिस्टेंस भी जो है वो d/2 है। किसी को दिक्कत? हाँ या ना? नहीं। अब एक ध्यान दो कि ऊपर वाले ट्रायंगल में जो मैंने x नापी है वो तो O से नापी है ना कि A से। P से A तक नहीं नापी, P से O तक नापी है। तो PA कितना होगा? PA कितनी हो जाएगी? क्या मैं कह सकता हूँ x माइनस d/2? x माइनस d/2 कह सकता हूँ P से लेके A तक की डिस्टेंस, क्योंकि S1 PA में यही तो ट्रायंगल आएगा। ओके। क्या नीचे वाले के लिए PS2B के लिए पूरा PS2B के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस d/2? x प्लस d/2। ओके। अब की बार देखो, हमेशा मैंने जब पहला एक्सपेरिमेंट कराया था, मैंने उसमें ये लिखा था कि S2P, ये तो हमें साफ पता लग रहा है कि S2 दूर है तो ज़्यादा ही होगा। S2P माइनस S1P बराबर, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिख रहे थे लैम्ब्डा की, है ना? लिख रहे थे ना? एक केस में तो दोनों बराबर लिए थे, फिर हमने 2 लैम्ब्डा लिखा था, 2.5 लैम्ब्डा लिखा था। मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये मुझे निकालना है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, ये मुझे निकालना है इस बार। देखो मैं समझा भी चुका हूँ और पहले मैंने कंसेप्ट भी क्लियर भी करा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें एग्ज़ैक्टली एक्सपेरिमेंट के अंदर समझा रहा हूँ ये चीज़, और बहुत मज़ा आएगा अभी जब पूरा आपको ये आगे बढ़ेगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये जो S1P है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, समझ लो कहाँ से कहाँ तक की? मैं इसे ब्लू से दिखाता हूँ। ये वाली जो S1P है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी होगी? क्या मैं S1P बराबर ये लिख सकता हूँ, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? चलो, अगर दिक्कत है तो सुनो ध्यान से। मैं इसको एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ब्लू कलर का। बन गया क्या ब्लू कलर का ट्रायंगल? ठीक है। अब मुझे बताओ S1A कितना है? D है कि नहीं? भाई स्लिट से लेके A तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी तो D होगी, कैपिटल D। ये D हो गया। और PE कितना है? x माइनस d/2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर? हाँ या ना? यही तो होता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और वही मैंने किया। अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज डी है तो डी स्क्वायर हो गया, प्लस पी स्क्वायर दैट इज पी ए कितना है? एक्स माइनस डी/2 का स्क्वायर। बस ये हो गया। तो S1 P बराबर तो ये हो गया। सिमिलरली S2 P बराबर क्या हो जाएगा? S2 P बराबर बताओ क्या हो जाएगा?
एस टू पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। हाँ या ना? बस यहीं से आंसर आना है। यहीं से आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हमें पता है सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। पहले तो अंडर रूट में, उसके बाद इन्हें माइनस भी करो। तो हम क्या इसमें एक बढ़िया चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं S1P और S2P का स्क्वायर लेके माइनस कर लेते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर। अगर मैं ये करूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? भाई S1P का होल स्क्वायर करा, अंडर रूट गायब, और क्योंकि बाहर माइनस था तो जितनी भी अंदर माइनस की थी आइडेंटिटी ब्रैकेट को छोड़ के वो सारी माइनस की हो गई। ओके, अब ब्रैकेट हटा दो, इसे ओपन करो पूरा का पूरा। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो ये खत्म हो रहा है। एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू दैट इज एक्स डी हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस डी स्क्वायर बाई फोर। और ये कितना होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है, माइनस का होता है, माइनस का होता है, बाहर जाके माइनस प्लस, तो प्लस एक्स डी हो गया। तो अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय फोर से डी स्क्वायर बाय फोर कैंसिल, ये सिर्फ कितना बच गया, टू एक्स डी बच गया। अभी एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी होल स्क्वायर बराबर टू एक्स डी बचा है। अभी एस टू पी माइनस एस वन पी नहीं आया, और ये होल स्क्वायर है। ऐसा ना समझियो कि इधर जाके अंडर रूट कर दो, सारा अंडर रूट टू एक्स डी आ गया। नहीं नहीं, जिसने सोचा गलत सोचा, मुझे पता है ना, एक आधे ने सोच भी लिया होगा कि चलो आंसर आ गया, लेकिन गलत है। अब सुनो ध्यान से, अभी जो हमारा आया है वो आया एस टू पी माइनस होल स्क्वायर माइनस एस वन पी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी। तो क्या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ एस टू पी माइनस एस वन पी इंटू एस टू पी प्लस एस वन पी इज इक्वल टू एक्स डी। भाई लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एस टू पी माइनस एस वन पी यही रखा, ये आ गया अपॉन में टू एक्स डी अपॉन एस टू पी प्लस एस वन पी। पॉजिटिव वालों ने इससे दगाबाजी कर ली और दूसरे वाले डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गए, राइट हैंड साइड पे चले गए। ओके, इतना आ गया। अब हमें चाहिए तो केवल एस टू पी माइनस एस वन पी, लेकिन अभी हमारे पास जो फालतू की चीज है वो है एस टू पी प्लस एस वन पी। इसको कैसे खत्म किया जाए, तो लेट सपोज जो हमारा स्मॉल डी है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है डी से। जो हमारी सिल्क की विथ है, सिल्क के बीच की डिस्टेंस है, वो स्क्रीन की डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ही छोटी है। और जो हमारा एक्स है वो भी डी के मुकाबले बहुत छोटा है, यानी कि जो पॉइंट आ रहा है पी वो डी के मुकाबले बहुत ही छोटा है। तब इस केस में मैं ये लिख सकता हूँ कि एस टू पी बराबर होगा डी के और एस वन पी बराबर होगा डी के। ये भी तो लिख सकता हूँ। तो एस टू पी माइनस एस वन पी एज इट इज रखो यहाँ पर, केवल इसमें चेंज करो, ये हो जाएगा टू एक्स डी अपॉन टू डी। तो यहाँ टू से टू कैंसिल, एस टू पी माइनस एस वन पी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये आया पाथ डिफरेंस यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर समझ में आया कि नहीं? बताओ, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट पर, मुझसे पूछ ले, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार। ओके, क्लियर हुआ। हाँ, तो कहानी क्या थी एक बार रिपीट कर देता हूँ। कहानी ये थी कि मैं ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पहले समझा चुका था, ये बता चुका था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है। मैंने उसमें कुछ पाथ डिफरेंस रख के आंसर निकाल दिया था। यहाँ पर हमें पाथ डिफरेंस अब की बार बताना था कि कितना होता है, तो ये हमारा निकल के आया। यहाँ तक की चीजें क्लियर आई होप हो गई होंगी। ठीक है, ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आया, वो हमने लिख दिया। अब पाथ डिफरेंस तो निकल के आ गया, लेकिन इसके कारण एक जो खास चीज होती है वो ये है। देखो, जो ब्राइट बैंड बनते हैं उसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। हाँ या ना? अब सुनो, मैं आपको यहाँ पे अब क्या समझाना चाह रहा हूँ बताता हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि S1 S2
यहाँ जो स्क्रीन है, जिसपे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मीडियम पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है x, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो x कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम पहले ही देख चुके हैं, जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्ब्डा होता है। अब देखो, चाहे तो उस चीज़ को मैं अब समझाता कि n लैम्ब्डा क्यों होता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली पहले ही प्रूव कर दिया था कि अगर n लैम्ब्डा का पाथ डिफरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जो इंटेंसिटी आ रही थी वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल आ रही थी। हाँ या ना? पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है? वो n लैम्ब्डा होना चाहिए और हमारा जो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है? xd अपॉन d आ रहा है। तो n लैम्ब्डा विल बी इक्वल टू xd अपॉन d। समझो? सुपरपोज़िशन ऑफ वेव से तो कह रहा है पाथ डिफरेंस n लैम्ब्डा होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, तो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है xd अपॉन d आ रहा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा n लैम्ब्डा d अपॉन स्मॉल d। ये हमारा पोज़ीशन ऑफ ब्राइट बैंड आ गया। पोज़ीशन ऑफ ब्राइट बैंड आ गया। अब बात करते हैं कि इस पोज़ीशन पे सर ब्राइट बैंड आया। सपोज़ ब्राइट बैंड ना आता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता, डार्क बैंड्स आता। डार्क बैंड का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम है या फिर 0 है। अब इस केस में हमें पता है पाथ डिफरेंस कितना लिया था? 2n+1 लैम्ब्डा बाय 2 लिया था या फिर n+1/2 इंटू लैम्ब्डा लिया था। दोनों में से कुछ भी ले लो, एक ही वैल्यू है। ठीक है ना? इतना होना चाहिए। तो हमें पता है n+1/2 लैम्ब्डा किसके इक्वल होना चाहिए? xd/t के। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमें जो पाथ डिफरेंस पता है वो 2n+1 लैम्ब्डा बाय 2 xd अपॉन d के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगी? n+1/2 लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन d। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स। इसके कारण हमें क्या मिलेगी? पोजीशन मिलेगी किसकी? डार्क बैंड की। समझ गए? एंड व्हाट इज़ द n? n इज़ द नंबर ऑफ बैंड्स। जो भी नंबर का बैंड निकालना है आपको वो है ये। अब बताओ चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको एग्ज़ैक्टली क्लियर हो गई होगी कि आपको ये नहीं दिक्कत रहेगी कि एन लैम्ब्डा कहाँ से आया। देखो पिछला जो एक्सपेरिमेंट करा था ना सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स में, मैंने आपको समझाया था कि एन लैम्ब्डा कहाँ से आता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे निकालता है, वो निकाल के दिखाया था ना। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट से निकाला तो पता लगा एन लैम्ब्डा तो नहीं आ रहा, हमारा एक्स डी अपॉन डी आ रहा। तो है तो दोनों बराबर, है ना? है ना? है तो दोनों बराबर। तो इससे हमने कर लिया। अब ये मान के चले कि कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो क्या करें? तब हमने पाथ डिफरेंस किसका रख लिया? डिस्ट्रक्टिव वाला रख लिया। ओके जी, क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। एक्स निकालने के लिए आता है कि कितनी दूर पर डार्क बैंड बनेगा, कितनी दूर कितनी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट बैंड बनेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो, अब आप कहेंगे, सर एक बात तो बताओ, क्या केवल 1 ही 2 ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी? अब ध्यान दो, मानो ये स्क्रीन है एक और इस पर बीच में ना ये डार्क बन रहा है। और इस बीच वाले का मैं ये क्लियर कर चुका हूँ अ, कि ये तो डार्क मतलब सॉरी, ये ब्राइट बन रहा है। कैसा बनना है? ब्राइट। जो जगह मैं ब्लैंक छोड़ूँगा, उसको डार्क मानना, ये ब्राइट बनना है, बीच में। ब्राइट क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस बिल्कुल 0 था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था इसलिए। केस नंबर 1 को याद करना, जहाँ पर S1P S2P के बराबर था, वो। अब इसने कहा कि x पर जो हमारी ब्राइट बैंड आई है, ठीक है? इसके लिए जो x आई है, वो आई है n लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये आई है। आई है कि नहीं? x, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ, मुझे इसकी नहीं निकालनी, मुझे इससे अगले वाले की निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूँगा? मुझे इसकी नहीं चाहिए, मुझे इससे अगले वाले की चाहिए, तो मैं कैसे निकालूँ? तो मैं ये xn कह दूँ, तो ये हो गया। अगर मैं इससे अगले वाले की निकालना चाह रहा हूँ, तो xn+1 ही तो कह सकता हूँ और xn+1 क्या हो जाएगा? n+1 लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन D, बस ये हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो, बोलो।
इस तरह करके मैं कितनी भी फ्रिंजेस निकाल सकता हूँ, उनकी डिस्टेंस बता सकता हूँ। x प्लस एन n प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगी? n प्लस 2 लैम्ब्डा d बाई t। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x फॉर द फिफ्थ फ्रिंज? पांचवी फ्रिंज जहां बन रही है उसकी x की वैल्यू कितनी है? तो वो इससे आएगी फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए कि सेंट्रल से पांचवी जहां बनेगी उसकी जो डिस्टेंस है वो इससे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर समझ में आती है। ओके, क्या मैं इससे फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये बता सकता हूँ जो ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं इसकी चौड़ाई कितनी है? हाँ या ना? बताओ। इजीली निकाल सकता हूँ। समझो, अगर मैं एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन वाली घटा दूं तो क्या मुझे फ्रिंज की विड्थ नहीं मिलेगी बेटा? तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो वही आता है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फॉर द फर्स्ट ब्राइट विंज एक्स एन इज इक्वल एन लैम्डा बाई एन लैम्डा डी अपॉन डी, और उससे अगली वाले के लिए क्या आ जाएगी? एक्स एन प्लस वन इज इक्वल एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन डी। ये आ गया। अब मुझे चाहिए फ्रिंज की विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? फ्रिंज की विड्थ का मतलब क्या हुआ कि ये तो एक्स एन वाला और ये एक्स एन प्लस वन वाला, तो इनके बीच की जो चौड़ाई है उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? एक्स एन प्लस वन में से माइनस कर दो एक्स एन, तो एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी अपॉन डी माइनस एन इंटू लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल क्या हो गया? एन प्लस वन माइनस एन। तो एन से एन कैंसिल रहेगा, वन मल्टीप्लाई हो गया। तो फ्रिंज विड्थ क्या आ गई? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, ये फ्रिंज विड्थ थोड़ी है, ये तो आपने उनके बीच का गैप निकाला, ये तो आपने उनके बीच का गैप निकाला, फ्रिंज विड्थ थोड़ी है। समझो मेरी बात को, क्योंकि हमें पता है कि जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है। तो जो फ्रिंज बनेगी एक तो बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक इक्वल डिस्टेंस पे बनती चली जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस की बात करती चलिए, एक चीज। दूसरी बात, जो डार्क बैंड बन रहा है और जो ब्राइट बैंड बन रहा है, दोनों की जो मोटाई है, चौड़ाई है फ्रिंज में, वो सेम है। वो क्या है? वो सेम है। ओके, इसलिए अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल से ज्यादा मैं किस चीज पे ध्यान देता हूँ? कंसेप्ट पे। वही मैं समझा रहा हूँ। अब ये किसी बुक्स में तो आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। तो अब तक मैंने दो चीजें आपको बताई, अब तीसरी चीज यहाँ सुनो। फ्रिंज विड्थ मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ का मतलब कि एक जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कितनी है। चाहे तो आप ये भी मान लो कि अगर ये डार्क ये है या ब्राइट है, तो बीटा का मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है। अब निकाली कैसे? दो के बीच के डिफरेंस है, बात तो एक ही है, जब डिफरेंस सेम है, जब डार्क भी उतनी चौड़ी बन रही है, ब्राइट भी उतनी चौड़ी बन रही है, तो चाहे तो मैं ये मान के निकालो कि मैंने दो डार्क वालों में से डिफरेंस निकाला, चाहे मैं ये मान के निकालो कि दो ब्राइट वालों में से निकाला, एक ही तो बात है। सो द फ्रिंज विथ फॉर्मूला इज सेम फॉर द बोथ ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंज। पहली बात, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, दोनों के लिए सेम है। Fringe width formula do not have n. So we can say that the fringe width does not depend upon the number of fringe. So the fringe width remains same. कितना अच्छी बात कि fringe width के फॉर्मूले में n नहीं आ रहा। तो जब n नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि fringe की जो width है, चौड़ाई है fringe की, वो सभी जगह समान है। यानी कि चाहे 1000 भी fringe बन रही है, उनकी भी चौड़ाई बिल्कुल सेम है, उस चौड़ाई में कोई कमी नहीं आ रही। ओके, तो फ्रिंज विड्थ किस किस चीज पे डिपेंड करती है? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज आई है उन पे, सबसे पहले आई है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य पे। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बीटा क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं बीटा वन अपॉन बीटा टू इज इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। ये वाला फॉर्मूला आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ये आपसे कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सेल्ट। ये देखो, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब ऑब्वियसली बीटा बड़ा ही होना है। इसको सिंपल तरीके से मैंने ये बताया था उसमें प्रिज्म कह रहा हूँ, लेंस वाले चैप्टर में बताया था। मान लो किसी लेंस से कोई इमेज बननी है स्क्रीन पर, स्क्रीन जितनी दूर होगी
मतलब जो पर्दा है वो जितनी दूर होगा उस पे बनने वाली इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी। सेम चीज़ यहाँ है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जो स्लिट की फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी। समझो इसको। भई ये इस तरह से कह सकते हैं ना हम, मान लो एक यहाँ सोर्स है लाइट का, एक स्क्रीन तो यहाँ लग रही, तब चौड़ाई कितनी है? सिर्फ़ इतनी। लेकिन अगर एक स्क्रीन यहाँ लग रही हो, ये सेम हो, बीच वाली स्क्रीन नहीं है, तब क्या होगा? मुझे बताओ, अब की बार फ्रिंज चौड़ाई कितनी हुई? ये हुई कि नहीं हुई? तो ये डी था, अब की बार ये डी है। तो बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? ओके कर दो अगर आ गई तो। तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। जो भी हमारी स्लिट है, उससे पर्दे के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी दूर पर्दा होगा, उतनी बड़ी, उतनी चौड़ाई वाली फ्रिंज बनेगी। ओके, अब एक और, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। स्लिट के बीच की दूरी पर, स्लिट के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमने स्लिट के बीच की दूरी बनाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो घट जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उस केस में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड 3 कांसेप्ट है, तीनों ही के तीनों याद रखना, आपसे एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आपसे एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस इस पे पूछ सकता है। ओके, इतनी बात क्लियर? ये तो हो गई फ्रिंज विड्थ। अब एक और चीज़ आती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है वो समझो। चौड़ाई में और एंगुलर फ्रिंज विड्थ में व्हाट इज़ द डिफरेंस वो बताता हूँ। ये S1, ये S2, ये हमारी स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर बीच में एक ही बैंड बन रहा है। हमें ये तो पता है इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी एंगुलर विड्थ कितनी है। ये कितने एंगल का कोण सेंटर पे बना रहा है, ये हमें निकालनी है कि इस पॉइंट पे ये कितने एंगल का कोण बना रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द एंगुलर विड्थ। समझ गए? तो यहाँ थीटा बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन डी, बीटा बटे डी, बस ये होता है, बीटा बटे डी। अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन डी। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसल, क्या बच गया? सिर्फ लैम्डा अपॉन डी। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो सिर्फ लैम्डा पे और स्लिट की बीच की डिस्टेंस पे स्मॉल डी पे डिपेंड करती है, ना कि स्क्रीन पर। ओके, क्लियर हुआ? ओके, अब हमारे पास आता है कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सस्टेन का मतलब होता है परमानेंट, कंटीन्यूअस। हम ये चाहते हैं कि हमें ना लाइट का सस्टेन इंटरफेरेंस मिले, कंटीन्यूअस इंटरफेरेंस मिले, तो इसके लिए हमें क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए? नंबर 1, 2 सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। व्यतिकरण बनाने वाले 2 स्रोत कला संबंध होने चाहिए। अब आप कहोगे सर आपके पास तो 2 थे ही नहीं, 1 ही तो थे। एक ही कोहेरेंट सोर्स था, एक ही मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स था, कोहेरेंट था एक ही। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दो, हमने उसमें स्लिट तो 2 बनाई थी। जब स्लिट 2 बनाई थी तो वो 2 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, 2 सोर्सेज़ की तरह काम करेंगे। एक बात क्लियर होगी? आप यहाँ पे दोनों सोर्सेज़ के लिए अलग-अलग ले सकते हैं। Two source must be very close to each other and the pattern must be observed at a larger distance to have sufficient width of the fringe। अब ये कहना है जो 2 स्रोत है एक-दूसरे से करीब होने चाहिए। इसका मतलब जो स्मॉल डी है वो बहुत ही कम होना चाहिए। स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। बट जो स्क्रीन है वो बहुत दूर रखनी चाहिए ताकि फ्रिंज की जो पर्याप्त चौड़ाई है वो हमें मिल सके। जितनी ज़्यादा डी होगा उतनी ज़्यादा फ्रिंज विड्थ होगी, तो ज़्यादा चौड़ाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को दूर रखना पड़ेगा। The source must be monochromatic, otherwise the fringes of different color will overlap। ये कहना है जो सोर्स होना चाहिए लाइट का वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग-अलग कलरों की हुई तो उसमें से एक कलर दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, जिसके कारण उसका जो रियल जो इंटेंसिटी है या डिस्टेंस है फ्रिंज विड्थ वो हम निकाल नहीं पाएँगे। टू वेव मस्ट बी हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। 2 तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। दीज़ आर द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, परमानेंट इंटरफेरेंस। एक ही बात है, तो ये इसके लिए कंडीशंस हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? समझ में आया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तो देखो फ्रेंड्स अब तक का ना सारा एक बार
निचोड़ आपको बता दूँ, ये यहाँ से शुरू करा था सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स से। सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स से हमें ये पता लगा था कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कब होता है और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से क्या कंडीशन होती है, कितनी इंटेंसिटी मिलती है। फिर आया था कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप पे जब हमने थोड़ा-सा पाथ डिफरेंस लिया था। फिर आया था जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप आया था, जब पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्ब्डा लिया था या 3.5 लैम्ब्डा लिए थे। अब ये मैंने उस समय बेसिक आपको समझाया था। अब इसी बेसिक को यूज़ कर के हमने क्या करा, यंग्स के डबल स्लिट में ये सभी चीज़ें रख दी और रखने के बाद हमने आंसर निकाल लिया। ओके, क्लियर हुआ? तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, जो-जो चीज़ इसमें आई उनसे। अब फ्रेंड्स आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन फ्रेंड्स आज के लिए यहीं छोड़ूँगा क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही। फ़ीवर आ रहा है 2 दिन से, कल भी इसलिए क्लास नहीं हो पाई और आज भी है। बट मैंने सोचा टाइम नहीं वेस्ट करते इसलिए। बट अगर मुझे रात में टाइम मिला तो मैं रात में क्लास ज़रूर लूँगा। आज घर पे ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। दैट्स व्हाई। ओके, सो डिफ्रैक्शन में कोशिश करूँगा कि आज रात को करा दूँ, क्योंकि इसके बाद ना थ्योरी ज़्यादा है। डिफ्रैक्शन में थोड़ा इसी तरह की चीज़ें समझने की है, फिर थ्योरी है तो मैं आपको क्लियर करा दूँगा, ठीक है?